29 जनवरी 2026 तिलक नगर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में दरवाजा खुलता है। एक युवक हड़बड़ाते हुए अंदर आता है। आवाज कांप रही थी। मेरे बाप और बहन अस्पताल गए थे लेकिन वापस नहीं आए। एक साधारण गुमशुदगी शायद। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन निकाली, तीनों फोन उसी युवक के साथ मूव कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि परिवार कहाँ है, सवाल ये था अगर वो लापता है तो उनके फोन उसके साथ क्यों है। पूछताछ शुरू हुई, कहानी बदली, टाइमलाइन बदली और हर जवाब के साथ सच और गहरा होता चला गया। घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था लेकिन कुछ था जो छुपाया गया, कुछ ऐसा जो जमीन के नीचे शांत पड़ा था। क्या ये इत्तेफाक था या पहले से रचा गया एक खतरनाक खेल? आज हम खोलेंगे उस केस की पट्टे जहां गुमशुदगी की शिकायत ने एक ऐसे सच को उजागर किया जिसने पूरे शहर को सन्न करके रख दिया। 29 जनवरी 2026 तिलक नगर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में दरवाजा खुलता है। एक युवक हड़बड़ाते हुए अंदर आता है। आवाज कांप रही थी। मेरे माँ बाप और बहन अस्पताल गए थे लेकिन वापस नहीं आए। एक साधारण गुमशुदगी शायद। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन निकाली, तीनों फोन उसी युवक के साथ मूव कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि परिवार कहाँ है, सवाल ये भी था कि अगर वो लापता है तो उनके फोन उसके साथ क्यों है। पूछताछ शुरू हुई, कहानी बदली, टाइमलाइन बदली और हर जवाब के साथ सच और गहरा होता गया। घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था लेकिन कुछ था जो छुपाया गया था, कुछ ऐसा जो जमीन के नीचे शांत पड़ा था। क्या ये इत्तेफाक था या पहले से रचा गया एक खतरनाक खेल? आज हम खोलेंगे उस केस की पट्टे जहां गुमशुदगी की शिकायत ने एक ऐसे सच को उजागर किया जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। हेलो अवेयर सोल्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव फ्रॉम शालिनी अनफोल्डेड। वेलकम बैक टू अनदर केस। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका विजयनगर जिले के कोटूरू कस्बा से। यहीं पर एक परिवार किराए के मकान पर रहता था। भीमराज अपनी पत्नी जयलक्ष्मी, बेटी अमृता और बेटा अक्षय कुमार के साथ रहते थे। यह पूरा परिवार असल में कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले का नए कनहट्टे गांव का रहने वाला था, लेकिन रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में उन्हें बार बार जगह बदलना पड़ता था। पहले उन्होंने चित्रदुर्ग में रेडीमेड कपड़ों की एक नई दुकान शुरू की। उम्मीद थी कि कारोबार चलेगा और हालात सुधर जाएंगे, लेकिन दुकान ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। इसके बाद परिवार बलारी चला गया और फिर वहां से दावनगिरे। हर नई जगह के साथ नई उम्मीदें भी जुड़ती चली गई। हालांकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और करीब 2 साल दावनगिरे में रहने के बाद भीमराज अपनी फैमिली को लेकर पुट्टूर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने एक किराए का मकान लिया और फिर से जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। भीमराज ने यहाँ टायर रीड्रेडिंग की काम शुरू किया, यानी पुराने टायरों को नया बनाना। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर के अंदर एक ऐसा सच छुपा है जो सब कुछ बदलने वाला है। और फिर आती है वो खौफनाक अंजाम वाली तारीख जिसने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। 29 जनवरी 2026 इस दिन बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में अक्षय कुमार FIR दर्ज करवाने आया तो पुलिस ने उसे लिखित प्रार्थना पत्र और गुमशुदा लोगों के मोबाइल नंबर उसमें लिखने के लिए कहती है, यानी कि पूरे डिटेल में, ताकि कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन जैसी चीजें ट्रैक हो पाए। और यहाँ पर पुलिस एक अजीब सी चीज नोटिस करती है, क्योंकि यहाँ पर अक्षय अपने माता पिता और बहन के मोबाइल नंबर को देने में काफी हिचकिचा रहा था। कुछ पल के लिए तो उसने टालने की भी कोशिश की और यही बात पुलिस को खटक रही थी, लेकिन परिवार की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए पुलिस उस पर ज्यादा शक नहीं करती है। खैर, थोड़ी देर बाद अक्सर सारी डिटेल के साथ नंबर लिखता है, यानी माता पिता बहन का नंबर लिखता है और साथ में वो अपना नंबर भी लिख देता है। यहाँ पर अक्षय ने अपना नंबर गलती से लिखा या भ्रम में लिखा, वो अलग बात, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसी भ्रम में चारों नंबर को सर्वेलेंस पर लगा दिया गया, क्योंकि पुलिस ये नहीं जानती थी कि इनमें से कौन सा नंबर किसका है। और यही वो छोटी सी चूक थी जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। हालांकि CDR से शुरुआत में कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब लोकेशन डाटा सामने आता है तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि चारों मोबाइल नंबर की लोकेशन लगभग एक जैसी थी। मतलब यह कि जिन 3 लोगों को गायब बताया जा रहा था, उनके फोन नंबर की लोकेशन लगातार उस नंबर से मेल खा रही थी जो अक्षय का मोबाइल नंबर था, यानी कि सभी की एक साथ लोकेशन मैच कर रही थी। यह देखकर पुलिस को शक गहराने लगता है।
क्योंकि अगर परिवार लापता होता है तो उनका फोन अक्षय के साथ कैसे हो सकता है। तो अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस अक्षय को दोबारा थाने बुलाती है। इस बार सवाल सीधे और सख्त थे। उससे पूछा जाता है कि अगर उसके परिजन गायब है तो उनके फोन की और तुम्हारे फोन की लोकेशन एक साथ क्यों दिख रही है। तब अक्षय बिना ज्यादा घबराए बताता है कि 27 जनवरी को उसके माता पिता और बहन घर से निकले थे और फिर वापस लौट कर नहीं आए और तब से ही वो उन्हें तलाश कर रहा है। पर हालात सवाल के साथ बदलते चले गए, यानी जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए वैसे वैसे अक्षय अपने ही जवाब में उलझता गया। कभी कभी समय बदलता तो कभी वो बातें को बदलता। यहाँ एक और बात जो पुलिस को अंदर से कचोट रही थी वो यह थी कि अक्षय कुटूर में रहता था, लेकिन उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ दर्ज नहीं करवाकर तिलक नगर बेंगलुरु में करवाया गया था, जो उसके घर से करीब 300 किलोमीटर दूर था। आखिर इतनी दूर आकर वह रिपोर्ट दर्ज करवाने की क्या मजबूरी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद उसे लोकल कुटुरु पुलिस स्टेशन रेफर कर दिया गया, पर अब सवाल कई थे जिसका जवाब पाने के लिए पुलिस अब तय कर लेती है कि इस मामले में अक्षय को सख्ती से पूछताछ करनी होगी। और जब जैसे ही दबाव उसके ऊपर बढ़ाया जाता है अक्षय टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। अक्षय बताता है कि कुछ महीने पहले उसने अपनी बहन अमृता का फोन इस्तेमाल किया था। उसी दौरान उसने देखा कि किसी लड़के का लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था। जब उसने चैट पढ़ी तो वह समझ गया कि अमृता का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर जब मैंने उस लड़के का प्रोफाइल देखा तो पता चला कि वह दूसरे समुदाय से है। यह जानकर मुझे यानी अक्षय को बहुत गुस्सा आया। तब उसने अमृता को डांटा और गुस्सा किया और साथ ही में उस लड़के को भी धमकाया कि अगर उसने दोबारा संपर्क किया तो अंजाम बुरा होगा। तब लड़के ने भी डर कर वादा कर लिया कि ठीक है, अब वो अमृता से बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अमृता ने भी कसम खाई कि वो उससे दूर ही रहेगी। इस वादे के साथ कुछ वक्त ऐसे ही बीतता चला गया। मामला शांत रहा, लेकिन फिर 26 जनवरी को अक्षय को एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है। उसे यह पता चलता है कि उसकी बहन 3 महीने से प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद उसका दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। अजीब सा डर उसके अंदर पनपने लगता है, यानी कि बदनामी, समाज, रिश्तेदार, मोहल्ले की 4 बातें कि लोग क्या कहेंगे। यही बात उसके दिमाग में चलता रहता है। उसके लिए सिर्फ परिवार की इज्जत की बात नहीं थी, बल्कि उसके लिए छवि की सवाल बन चुका था। वह गुस्से और घबराहट में अक्षय सबसे पहले अपनी माँ जयलक्ष्मी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। कहता है कि वक्त रहते अमृता का अबॉर्शन करवा देनी चाहिए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो पूरे परिवार का नाक कट जाएगा। लेकिन उसकी माँ इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, साथ ही उसकी बात को टाल देती है और बेटी का पक्ष ले लेती है। अब ये देखकर वो माँ से निराश होकर अक्षय अपने पिता भीमराज के साथ जाता है। यह उम्मीद करता है कि पिता उसका साथ जरूर देंगे, बातों को समझेंगे। लेकिन यहाँ भी उसे बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि भीमराज न सिर्फ अमृता का बचाव करते हैं लेकिन अक्षय को उल्टा डांटने लगते हैं, उसे ही समझाने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब हिंसा या जबरदस्ती नहीं होती। इसलिए अब अक्षय को लगने लगता है कि इस घर में उसकी कोई नहीं सुनता, उसे समझा ही नहीं जाता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि माता पिता जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यही बात सोचकर वो अंदर ही अंदर अपने मन में एक गुस्सा, तूफान और नफरत जमा करने लगता है। पुलिस पूछताछ में अक्षय ये दावा करता है कि इसी गुस्से में 27 जनवरी की रात उसने एक बड़ा कदम उठा लिया और उसने वो किया जिसकी कल्पना अक्षय ने खुद भी नहीं की थी। वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो सच नहीं है। सच अभी भी उस पर्दे के पीछे छुपा हुआ है जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। खैर, 27 जनवरी की रात इसी बहस के दौरान उसके माता पिता अक्षय पर भड़क जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। तभी उसने पास पड़ा चाकू उठा लिया और पहले अपने पिता और उसके बाद अपनी माता का अंत कर देता है। पूछताछ में अक्षय आगे ये बताता है कि उसने अपने माता पिता को घर के कमरे में छिपा दिया और फिर बहन के आने के बाद यानी अमृता के लौटने का इंतजार करने लगा, जो उस वक्त बाजार गई हुई थी। और जब अमृता बाजार से घर लौटी तब वो अक्षय के कपड़ों को देखकर डर जाती है। उस पे धब्बे थे, काफी घबरा जाती है। डर के मारे वो अपने माता पिता को आवाज देने लगती है, लेकिन जब कोई आवाज नहीं मिलती
इससे पहले कि वो कुछ और ज्यादा समझ पाती कि अक्षय अपनी बहन को खुद ही कमरे में ले जाता है और कहता है कि उसके लिए एक तोहफा है। और जैसे ही अमृता कमरे में कदम रखती है तो उसकी नजर उसके माता पिता पर पड़ी जो बेजान पड़े थे। तभी अक्षय जो उसके ठीक पीछे खड़ा था, उसने बिना देरी किए अपनी बहन की आवाज को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और अगले दिन अक्षय उनके शवों को झील के किनारे ले जाता है और उसे दफन कर देता है। ये सारी बातों को उसने पुलिस को बताया था, इसलिए अब अक्षय का बयान सुनने के बाद पुलिस उसे लेकर झील के किनारे ले जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ बरामद नहीं होता। तो अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अक्षय उन्हें गुमराह कर रहा है। इसके बाद पुलिस अक्षय को दोबारा सख्ती से पूछताछ करती है और फिर कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती है। अक्षय का ये दावा था कि उसे यह पता चल गया था कि उसकी बहन गर्भवती है। तब उसने यह बात अपने माता पिता को बताई और वैसा कुछ करने के लिए कहा तो उल्टा उसके माता पिता के ऊपर भड़क गए और इसलिए उसने गुस्से में आकर अपने माता पिता समेत अपनी बहन को भी खत्म कर दिया। और फिर अगले दिन अक्षय बाजार गया, वहाँ से उसने एक कटर मशीन, ग्राइंडर वगैरह खरीदे जो कि किराए पर लेकर वो आया था। और पुलिस का ये कहना था कि उसने ये सिर्फ ठिकाने लगाने के इरादे से ही उन चीजों को खरीद कर लेकर आया है। खैर, जैसे ही वो सामान खरीद के अपने घर पहुंचा तो उसी कमरे में गया। वहाँ पर उसने फर्श पर टाइल्स हटाई और गड्ढा खोदा और जमीन पर गड्ढा खोदने के बाद उन तीनों को वहीं पर दफन कर दिया ताकि किसी को कोई भी शक ना हो, कोई सबूत भी ना मिल सके। इसलिए फिर पुलिस अक्षय के सीधे घर पहुंचती है। पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट भी मौजूद होते हैं। पुलिस जैसे ही उसके घर पहुंचती है तो वह नोटिस करती है कि एक कुत्ता है जो बार बार उसी जगह पर जाकर बैठता है जहां पर उसने बताया था कि उसने लाश छुपाई है। तब पुलिस ने मजदूर बुलाया और टाइल्स हटा के जब उनको खुदवाया जाता है और कुछ देर बाद वहां से 3 शव बरामद हो जाते हैं। शवों को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें से एक बड़ा खुलासा होता है। रिपोर्ट के अनुसार अक्षय की बहन अमृता गर्भवती थी ही नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जैसा अक्षय ने पुलिस को बताया था। अब सच सामने आता है। पुलिस को साफ हो जाता है कि अक्षय झूठ बोल रहा है, इसलिए अब इसके बाद पुलिस ने अक्षय से तीसरी बार सख्ती से पूछताछ की और साफ साफ उससे सवाल किया कि आखिर तुम सच बताओगे कि तुमने अपने माता पिता समेत अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। तब इस बार अक्षय ने जो कहानी बताई वह पूरी तरह से अलग थी। उसने बताया कि उसके पिता भीमराज ने दावणगेरे में एक घर बनवाया था जिसे बाद में करीब 1 करोड़ 50 लाख में बेच दिया गया था। इस रकम से करीब 50 लाख उन्होंने अमृता की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए अलग से रखे थे। अक्षय का यह कहना था कि उसके माता पिता ने उन पैसों में से उन्हें 1 भी रुपया नहीं दिया। वजह यह थी कि अक्षय शराब का आदी था। माता पिता को डर था कि अगर उसे पैसे दे दी जाए तो वह सारी रकम शराब में उड़ा देगा, जुआ खेलेगा, मतलब बर्बाद ही कर देगा। इसी कारण उन्होंने अक्षय को पैसे दिए ही नहीं। अक्षय बार बार अपने हिस्से की मांग करता रहा, लेकिन जब परिवार ने उसकी एक भी बात नहीं मानी तो उसने सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के इरादे से तीनों को ही खत्म कर दिया। उसके बाद उसने एक ऐसा नाटक रचा, ऐसी कहानियां बनाई जो पुलिस को घुमाती ही रह गई। वह अस्पताल जाकर पहले अपने परिवार के बारे में झूठ मूठ का पूछताछ करता, पुलिस स्टेशन जाकर फर्जी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पूरी कोशिश करता रहा। लेकिन पुलिस उसकी हर चाल को धीरे धीरे समझती चली गई। फिलहाल पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में उसके चाचा वसंत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का आरोप है कि वसंत कुमार ने ही अक्षय को इस वारदात को अंजाम देने के लिए उकसाया था। सच आखिरकार बाहर आ ही गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर वैसा ही था, दीवारें वैसी ही थी, लेकिन उस फर्श के नीचे दबा सच हर सवाल का जवाब बन चुका था। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अवेयर रहिए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।